नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी हिंदी व्याख्याता के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे तैयार करें, कितना क्या पढ़ें, इसके बारे में बात करूँगी। सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य के इतिहास का अंक भार कम होता है, उसमें व्याकरण अधिक आती है और व्याख्याता के लिए हमें हिंदी साहित्य का इतिहास ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें व्याकरण का अंक भार कम रहता है। तो साथियों, जैसा कि मेरे सामने ये पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हम बात करें तो पहला बिंदु है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, यानी कौन कौन सी पद्धति से लिखा गया। तो वो तो साथियों एक पेज का ही सारा टॉपिक है और उसमें से एक प्रश्न अमूमन आ ही जाता है। तो आपको ये सीधा सा याद तीन ही पद्धतियों से हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं। प्रथम जो दो इतिहास थे वो तो वर्णानुक्रम पद्धति से और बाद के दो कालानुक्रम पद्धति से। और उसके बाद हमारे इतिहास पुरोधा महान इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास जो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया था। तो ये तीन ही तो पद्धतियाँ आपको याद करनी है और पहला टॉपिक आपका यहाँ कवर हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा है। और बाकी पद्धति तो और भी हैं, जैसे वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक पद्धति है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास बस तीन ही पद्धतियों में लिखा गया है। शुरू के जो दो इतिहास थे, गारसा दत्तासी और एक जो हिंदी भाषा में लिखा गया था वो तो वर्णानुक्रम पद्धति से थे। उसके बाद गिरियसन वाला और मिश्र बंधुओं वाला वो दो कालानुक्रम पद्धति से थे। इसके बाद शुक्ल जी वाला विधेयवादी पद्धति से था। तो ये आपका एक टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है। पहला ही जो बिंदु है हमारे पाठ्यक्रम का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। उसके बाद आता है साथियों इतिहास लेखन की परंपरा। तो परंपरा में आपको शुरुआती जो 7-8 इतिहास ग्रंथ हैं वो याद करने हैं, यानी इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई उसमें। उसके बाद हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। काल, नामकरण, काल विभाजन, यानी किस किस ने कब तक का समय माना है, आदिकाल का, भक्ति काल का, और कितने भागों में उसको बांटा है, ये आपको याद करना है। इसके बाद भक्ति काल की आदिकाल में दो ही लेखक दे रखे हैं, चंद्र बरदाई और नरपति नाल है। इन दोनों की रचनाओं को आपको अच्छे से याद करना है। चंद्र बरदाई की तो एक ही है पृथ्वीराज रासो और नरपति नाल की है परमाल रासो। इन दो कवि लेखकों की जो रचना है उस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है। इनकी रचनाओं के ही प्रामाणिक पूछा जाता है, किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना, अर्ध प्रामाणिक माना। जैसे नरपति नाल में से इस बार 2022 में ही 2 क्वेश्चन आए थे, जबकि चंद्र बरदाई वाले में से नहीं आया था, लेकिन 2 लेखकों के नाम दे रखे हैं तो इस पर ही आपको विशेष फोकस करना है। इसके बाद आ जाता है भक्ति काल। तो भक्ति काल में आपको चारों अलग अलग जो शाखा हैं उनका नाम याद होना चाहिए। उनके प्रमुख जो कवि हैं, लेखक हैं, जैसे कि सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनको आपको खास तौर पर पढ़ना होता है। जो प्रमुख लेखक हैं उनको ही, प्रमुख कवियों को ही। बाकी के जो कम महत्वपूर्ण कवि हैं उनको तो आप 1 से 2 बार देख लोगे, उनमें से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भक्ति काल में कबीर का नाम दे रखा है, दादू का नाम दे रखा है। तो आपको संत काव्य में कबीर और दादू को अच्छे से पढ़ना है, इनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो इसमें आप हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स बनाओगे, उसमें आपको मिल जाएगा कबीर ने कौन सी बात कहाँ से ली है, कौन सी वैष्णव धर्म से ली है। ये सब बातें आपको डिटेल में हिंदी साहित्य के इतिहास में नोट्स बनाओ तब लिख लेनी है। इसके बाद दादू की भी कुछ ही रचनाएं हैं। फिर सूफी काव्य है, उसमें जायसी और मंजन 2 कवि दे रखे हैं आपको, उनकी रचनाओं का विशेष ध्यान रखना है। फिर राम भक्ति काव्य में आपको सिर्फ तुलसीदास पर पूरा फोकस करना है। तुलसीदास से 1 प्रश्न तो पक्का है, 2 भी आ सकते हैं। 1 प्रश्न आपको तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएँ हैं, उन 12 रचनाओं को आपको कितने खंडों में उसको कांड में बांट रखा है या फिर किसी और में सर्ग में बांट रखा है, इस प्रकार से। और कौन सी, क्योंकि तुलसीदास जी ने 2 भाषाओं में लिखा था, अवधी और ब्रज में, तो आपको याद रखनी है कि वो कौन कौन सी रचना है जो अवधी में लिखी गई हैं और कौन सी ब्रज में लिखी गई हैं। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, यानी तुलसीदास को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास जी की भी 3 ही रचनाएँ हैं, उनको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मीरा और नंददास है, नंददास की कई रचनाएँ हैं, मीरा जी की तो फिर भी कम है। इन 4 को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनकी रचनाओं का आपको पता होना चाहिए किस रचना में क्या है। और बाकी के जो
कवि और लेखक हैं उन पर आप इतना फोकस ना करें तो भी चल सकता है। जो विशेष नाम दे रखे हैं ये आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। इसके बाद रीतिकाल आ जाता है। तो रीतिकाल में आपको 3 दे रखे हैं, भूषण, बिहारी और गणानंद, यानी जो 3 धारा में बांटा गया है रीतिकाल को अलग अलग। उन तीनों के देव 4 दे रखे हैं, देव, भूषण, बिहारी और गणानंद। तो गणानंद तो रीति मुक्त काव्य धारा के थे, बिहारी रीतिबद्ध के थे, और देव और भूषण जो हैं ये तीनों अलग अलग धाराओं के कवि दे रखे हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बिहारी जी की तो वैसे भी 25 दोहे भी हैं आपके आगे पद्य भाग में, तो बिहारी जी को आपको यहीं इनकी सारी बातें नोट्स कर लेनी हैं। बहुत अच्छे से नोट्स में लिख लेना है आपको कि इनकी क्या क्या विशेषता थी, किस पर लिखते थे ये, कौन कौन सी विशेष बातें हैं, वो सारी आपको यहाँ लिख लेनी है। फिर आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में आपको पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदी खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी खड़ी बोली के जो 4 लेखक थे चतुष्टय, उनको आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद करना है। कौन कौन से वो 2 जो कोलकाता जो कॉलेज था उसमें जो 2 हिंदी के वो लेखक थे वहाँ काम करते थे, मतलब उनको अलग से आपको याद करना है कि कौन से 2 वहाँ विश्वविद्यालय में भाखा मुंशी के रूप में काम करते थे और कौन से 2 अलग थे। एक प्रश्न इस चतुष्टय से पक्का आता है। ऐसे ही जो भक्तिकाल था उसमें आपको अष्टछाप है, उस अष्टछाप में आप 8 कवि हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है कौन कौन से हैं, कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कौन से विठलनाथ के शिष्य थे। भक्तिकाल में अष्टछाप बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो 2 कवि दे रखे हैं उनको आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद जैसे गद्य की विविध विधाओं का उद्भव और विकास, इनमें आपको नाटक, कहानी और उपन्यास और निबंध, ये 4 ही जो गद्य की विधाएं हैं इनमें ही आपको ज़्यादा रचनाएं मिलेंगी। बाकी जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, एकांकी, आत्मकथा ये तो कम ही मिलेंगी। तो इनको आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद करना है। ख़ास तौर से जो पहला नाटक था, पहला उपन्यास था, या फिर जो प्रथम सबसे पहले संस्मरण किसने लिखा था, जीवनी किसने लिखी थी, वो खास तौर से आपको याद करनी है। यानी जो प्रथम होता है, कोई भी हो, कुछ भी हो, प्रथम जो होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ये याद करनी है विधाओं की। उसके बाद काव्य का विकास आता है। तो उसमें भारतेंदु युग में आपको जैसे भारतेंदु जी बहुत अच्छी प्रकार से तैयार होना चाहिए आपका। भारतेंदु जी के जो नाटक थे, कौन से मौलिक थे, कौन से उनके अनुदित नाटक थे, कहाँ से उनका अनुवाद किया गया था, किस भाषा से किया गया था, यानी भारतेंदु जी आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद होना चाहिए। इसके बाद द्विवेदी युग में जैसे द्विवेदी जी थे और एक 2 और महत्वपूर्ण कवि थे, उनको आपको अच्छे से याद करना है। फिर छायावाद में जैसे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, उनको आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद करना है। प्रगतिवाद में भी जैसे नागार्जुन 1-2 ही महत्वपूर्ण हैं, केदारनाथ अग्रवाल जैसे वो, उन महत्वपूर्ण कवियों को आपको याद करना है। इसके बाद प्रयोगवाद आ जाता है। तो प्रयोगवाद में जो तार सप्तक थे, उन तार सप्तकों के आपको ट्रिक बना के 4 सप्तकों में जो कवि थे उनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से सप्तक में कौन सा कवि था। यहाँ से एक प्रश्न पक्का आता है सप्तक से। 4 सप्तकों का आसन याद कर लें। 4 सप्तकों को जैसे अंग्रेजी ने ही संपादित किया था, वो तो एक नाम हो जाएगा, लेकिन 4 सप्तकों का प्रकाशन कब कब हुआ था और कौन सा कवि किस सप्तक में शामिल था, ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। यानी इससे प्रश्न आता है। फिर इसके बाद नई कविता एवं समकालीन कविता आ जाती है। तो उसमें तो बहुत अधिक है नहीं, कोई 10-15 ही कवि हैं जिनकी 1-1, 2-2 रचनाएं ही महत्वपूर्ण हैं। खास तौर से जैसे आधुनिक काल में आपको ये लगता है कि बहुत सारी रचनाएं हो जाती हैं, आपको याद नहीं होती। तो आपको विशेष तौर से उन्हीं रचनाओं पर ध्यान रखना है, ध्यान करना है जिनको कोई पुरस्कार मिल चुका है, जैसे साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, या फिर जैसे सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया जाता है, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे जो पुरस्कृत रचनाएं हैं ना, व्यास सम्मान दिया जाता है, उन्हीं को आपको विशेष फोकस करना है साथियों। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, आप सबको याद करने बैठोगे तो कभी याद नहीं होंगी। मुझे तो नहीं हुई। हाँ, कुछ साथी मानते हैं, जैसे मैंने KR मैया सर का कोर्स लिया था, तो वहाँ आधुनिक काल में एक और सर थे 1st ग्रेड के, उन्होंने पढ़ाया था। अभी तो शायद KR मैया सर ने भी रिकॉर्ड कर दिया है आधुनिक काल भी, लेकिन उस समय हमें एक और सर थे, वो पढ़ाते थे। तो वो सर सारे जो आधुनिक काल के कवि हैं, प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद के, उन सारे कवियों की ट्रिक से वो बताते थे, सारी रचनाएं उनकी ट्रिक से याद करवाते थे। तो और भी मैंने बहुत लोगों से सुना है कि रचनाएं ट्रिक से याद होती हैं, लेकिन साथियों मैंने कभी कोई ट्रिक नहीं बनाई रचनाओं की, क्योंकि मुझे पता था ट्रिक से याद नहीं होती है। मेरे नहीं होती हैं, किसी को होती होंगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका अलग अलग पढ़ने का, याद करने का। मैंने कभी कोई ट्रिक नहीं बनाई। मैंने सिर्फ अष्टछाप की ट्रिक बना रखी थी, 4 सप्तकों की ट्रिक बना रखी थी,
बस जो महत्वपूर्ण है इनकी ट्रिक बना रखी थी, इनको ट्रिक से याद किया। जैसे भारतेंदु जी के अनुदित और वो नाटक हैं उनकी ट्रिक बना रखी थी, इनको मैंने याद किया। और बाकी सारी रचनाओं को मैंने याद नहीं किया साथियों। आप 4 से 5 बार रिवीजन करोगे बार बार पाठ्यक्रम का, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सी रचना किस कवि की है। वहाँ जब आप ऑप्शन देखोगे परीक्षा में, अभी आपको लग सकती हैं कि सारी मिक्स हो रही हैं, कौन सी केदारनाथ अग्रवाल की है, कौन सी रामनरेश त्रिपाठी की है, अभी लग सकती हैं आपको, लेकिन वहाँ आप आराम से पहचान जाओगे कि ये इनकी है, क्योंकि 3 रचनाएं किसी एक की दी हुई मिलेंगी, एक अलग मिलेगी, आप आराम से पहचान जाओगे। मैंने तो कभी ट्रिक नहीं बनाई थी, आपका मन करे तो आप बना लो, बना सकते हो साथियों। लेकिन आपको हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने तो ऐसे ही पढ़ा था, जैसे मैंने चारों, जैसे शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है मेरे पास, है तो मेरे पास नगेंद्र का भी, लेकिन वो मेरे से नहीं पढ़ा गया। जैसे शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ मैंने 2020 में पढ़ा था, और अभी भी मैंने कोरोना काल में बीच में पहले पढ़ लिया था, उसको हाईलाइट कर रखा है। अभी तैयारी के दौरान जब 1 साल परीक्षा से पहले जो मैंने तैयारी की है पूरे समर्पण के साथ, तब मैं उसको नहीं पढ़ पाई। हाँ, 1-2 बार मैंने हाईलाइट किए उनको ज़रूर देखा था, लेकिन तब मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ पाई। लेकिन मेरा पढ़ा हुआ वो मुझे याद है उसमें से बहुत कुछ, तो वो मेरे काम आया। तो मैं ना तो गाइड लेके आई थी, जैसे अभी KR मैयासर का जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो बेस्ट है, वो जो करवाते हैं वो आप बहुत अच्छे से करो, क्योंकि वो बहुत डिटेल में करवा रहे हैं। वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि आप उनके करवाए हुए में से कुछ भी बाहर आ जाए। अब आप सोचते हो जैसे KR मैयासर करवाते हैं, वीडियो देख लेते हो आप, तो फिर सोचते हो कि उनकी बुक ले आएंगे। हमारे समय में भी जब नहीं एग्जाम दिया तो KR मैयासर का कोर्स लिया था मैंने, तो पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद उससे पहले मैंने हिंदी के नोट्स बना लिए थे, हिंदी साहित्य इतिहास के। लेकिन फिर सर कहते थे कि मेरी बुक आएगी वो ले लेना। फिर मैंने सोचा कि सर की बुक ले लेंगे तो और अच्छा है, उनके वीडियो सुन लिए। लेकिन उनकी बुक आई 1 महीने पहले, 1-1.5 महीना बचा था, तो फिर मैं वो गाइड नहीं लेके आई उनकी, क्योंकि मुझे पता था मैं उस समय वो गाइड ले आती तो फिर उस गाइड के चक्कर में मैं ज़्यादा उलझती, और जो मेरे पास पहले से तैयार जो मेरे खुद के नोट्स थे उनको मैं कभी रिवाइज़ नहीं कर पाती, और उनको रिवाइज़ नहीं कर पाती तो फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ना ही मेरी याद रहती। तो मैंने तो खुद के नोट्स को ही पढ़ा, ना मैं गाइड GK के लिए लेकर आई, ना मैं हिंदी के लिए कोई गाइड लेकर आई थी। मैंने तो चारों कालों को अलग अलग पहले शुक्ल जी के अनुसार बांटा था, उनका कालक्रम याद किया, फिर उनकी प्रवृत्तियाँ याद की चारों कालों की, हिंदी साहित्य इतिहास की, और उसके बाद जो सर्वमान्य काल है उनको याद किया। और फिर मैंने कवियों को, लेखकों को याद किया। जैसे रीतिकाल में है तो रीतिकाल में आप तीनों के जो प्रमुख कवि हैं 3 भागों में बांट रखा, उनके प्रमुख याद कर लो। एक बात और है साथियों, जैसे कि बहुत सारे साथी क्या सभी करते हैं, जैसे कि आप सभी लेखकों के, कवियों के जन्म मृत्यु याद करते हो, कभी नहीं पूछा जाता साथियों। मैं भी 2018 में 20वीं वाले में तैयारी करती थी, मैंने बहुत सारे कवियों के जन्म मृत्यु रट लिए थे, लेकिन 2016 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें प्रसाद जी का जन्म पूछा गया था, जयशंकर प्रसाद जी का, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनका। उसके बाद ना तो 2020 में किसी भी जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, किसी भी कवि का जन्म या मृत्यु आया, ना ही सेकंड ग्रेड में पूछा गया, ना अभी हमारी 2022 में जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया है। तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ें। जैसे कि आदिकाल के लेखकों की बात करें, कवियों की बात करें, उनका तो जैसे निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें तो विरोध रहता है, जन्म उनका सन निर्धारित नहीं किया जाता। फिर भक्ति काल में है तो भक्ति काल में जैसे आप सूरदास, तुलसीदास जी जो प्रमुख कवि हैं, 1-2 इनके जन्म और मृत्यु याद कर लो। आधुनिक काल में जैसे बहुत सारे कवि हैं, आप सभी की याद करने मत बैठो, 1-2 बार देख लो जो प्रमुख हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, प्रेमचंद जी या फिर भारतेंदु जी, इनकी आप देख लो 1-2 बार। लेकिन ये मत सोचो कि मैं आप उनको रटने ही बैठो कि मुझे तो कवियों की जन्म मृत्यु तिथि याद नहीं है, नहीं पूछी जाती है साथियों, क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारा मैटर है उनके पास। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको जन्म और मृत्यु ही पूछने बैठेंगे, तो जन्म और मृत्यु के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े। और फिर रही बात जैसे आपकी बाद में जो रचनाएं जुड़ी हैं, कबीर ग्रंथावली है, तो इसमें आप कबीर जी के जो नोट्स हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में बनाओगे, वो नोट्स उनकी वहाँ सारी जानकारी आपके पास ऐड हो जाएगी। फिर आपको कबीर ग्रंथावली हो, चाहे तुलसीदास का बालकांड हो, या फिर बिहारी रत्नाकर के दोहे हों, या फिर साकेत हो मैथिली शरण गुप्त का, इनके आपको अलग से पद्य भाग के नोट्स नहीं बनाने हैं। पूरी जानकारी आपके पास हिंदी साहित्य इतिहास की रहेगी। इन पद्य भाग का आप 1 से 2 बार वीडियो देख लो, आपने कोर्स ले रखा है तो, या फिर यूट्यूब पर वैसे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। 2 से 3 बार इनको आप अच्छे से, इनके जो पद्य भाग का सरलार्थ है वो देख लो। फिर उसके बाद आपको इनके अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं।
जैसे कि मैंने तो कुछ दिन पहले जैसे KR मैयासर तो करवा ही नहीं पाए थे हमारे, ना तो बालकांड करवा पाए थे, उन्होंने कबीर ग्रंथावली करवाई थी और बिहारी जी के दोहे करवा दिए थे। इसके अलावा साकेत भी नहीं करवा पाए थे वो पूरा, और बालकांड तो उन्होंने हमें वैसे ही PDF दी थी। तो इन सारे की मैंने एक और चैनल है साहित्य समाधान के नाम से यूट्यूब पर, उससे मैंने वीडियो देखे थे। रीता गौड़ मैम हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो उनसे मैंने वीडियो देखकर, उन्होंने अंत में बहुत ही चुनिंदा वीडियो डाले थे कुछ ही, लेकिन वो वीडियो सागर में गागर भरने वाले वीडियो थे। उन वीडियो की आप मदद ले सकते हैं। उन्होंने सभी विधाओं पर 1-2 वीडियो डाले थे, और जो कबीर ग्रंथावली है, जैसे हमारे रामचरितमानस से बालकांड से क्वेश्चन आया था कि पूर्व दिशा के समान किसको माना है उसमें, तो उसमें कौशल्या जी उत्तर आता है, उनकी माता जो श्री राम की माता थी कौशल्या जी, वो उत्तर आता है उनमें। तो वो मेरे रीता गौड़ मैम ने जो करवाया था हमें लास्ट में, उससे याद रहा था मेरे, जबकि मैंने PDF पढ़ी थी मैयासर द्वारा दी गई, लेकिन उसे याद नहीं रहा। तो ऐसे आपको चुन चुन के एक प्रश्न निकालना पड़ेगा, कहाँ से कुछ कितना याद रहता है। आपने अगर कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स पर विश्वास करके पूरा हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स बनाएं, बहुत ही शानदार, अपने हाथों से बनाएं। ये ना सोचें अगर आपके पास टाइम है तो कि मैं किताब से पढ़ लूँगा, KR मैयासर जो यहाँ करवा रहे हैं वो सेम टू सेम किताब में मिलेगा। तो सेम टू सेम किताब में मिलेगा तो KR मैयासर जितने डिटेल से करवाते हैं, क्या आप उतना सारा याद कर पाओगे? कभी नहीं याद कर पाओगे। तो फिर आपको अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स साथियों, इस बात को याद रखना। आप नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। लेकिन इस प्रकार से आप हिंदी साहित्य इतिहास को पढ़ सकते हो, बहुत अधिक गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान आप बाद में बन जाना, एक बार बस एग्ज़ाम निकाल लो, बाद में आपकी रुचि है तो आप डिटेल से कुछ भी पढ़ सकते हो। ये बात नहीं है कि पढ़ने का कोई अंत है, लेकिन एक बार आप परीक्षा की दृष्टि से याद करो, जितना पेपर में आ रहा है उस हिसाब से याद करो। और हिंदी साहित्य के इतिहास को आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, 4 अलग अलग कालखंडों में बांट कर उनको। अब जैसे बात करें जन्म और मृत्यु की, तो आपको जो भक्ति काल में बांट रखा है, जैसे सूफी काव्य है, तो सूफी काव्य में आपको किसी का भी जन्म याद नहीं होगा, लेकिन जन्म और मृत्यु याद नहीं कर, लेकिन जो रचनाएं हैं उनको आपको 10 से 15 रचनाएं महत्वपूर्ण है सूफी काव्य की, उन रचनाओं को आपको क्रम से याद करना है। इसके अलावा कबीर जी का आपको जैसे जन्म मृत्यु याद हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इतनी आपको याद करनी है साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। लाइट भी चली गई है, अंधेरा हो गया है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।